हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 8 किसान जमींदार राज्य, जिसका अभी नाम पड़ा है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य 16वीं और 17वीं सदी। तो चलिए बिना किसी देरी के ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले है ग्रामीण समाज की जानकारी किन स्रोतों से पता चली थी। ये पूरा चैप्टर किसानों पे निर्भर करता है। किसान, कृषि, मुगल साम्राज्य की कृषि के बारे में बताता है। तो 16वीं व 17वीं सदी के ग्रामीण समाज की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से पता चलती है, वो सब है इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। 16वीं व 17वीं सदी में कृषि इतिहास समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे थे जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। मतलब ये था, जो कृषि समझ की बुनियादी इकाई गाँव थी, और जो किसान थे वो तो अनपढ़ होते होंगे, तो वो अपने बारे में खुद तो लिखते नहीं होंगे, इसीलिए जो मुगल दरबार के दरबारी थे उनके द्वारा लिखे गए स्रोत मिले हैं। इनमें से एक मुख्य स्रोत है आइन ए अकबरी। आइन की समस्याओं से निपटने के लिए दूसरे स्रोतों का भी इस्तेमाल करते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के क्षेत्रों में लिखे गए हैं। आइन ए अकबरी अपने आप में पूर्ण नहीं थी, इसके साथ दूसरे दस्तावेज में मिले हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र से मिलने वाले राजस्व व कृषि दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज के भी उपयोगी जानकारी के स्रोत हैं। यह सभी स्रोत किसानों, जमींदार व राज्य के बीच तने झगड़ों को भी दर्ज करते हैं। इनमें राज्यों के बीच कैसे झगड़े चलते थे, किसानों जमींदारों के बीच के रिश्ते कैसे थे, ये सब पता चलता है। तो अगला है हमारा 16वीं व 17वीं सदी में भारतीय कृषि की विशेषताएं। फसलें व सिंचाई। वाणिज्य खेती को महत्व केवल गुजरों की खेती नहीं। तो मुगल व फारसी स्रोत किसानों के लिए रैयत मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुगल के जो फारसी स्रोत थे उसमें किसान के लिए रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक मार्क्स में आ सकता है, तो आप याद रखिएगा। 17वीं सदी में दो तरह के किसान थे, खुदकास्ट व पाईकास्ट। आप इसका ध्यान रखिएगा। 17वीं सदी में हमें दो तरह के किसानों की जानकारी मिलती है, खुदकास्ट किसान व पाईकास्ट। खुदकास्ट वे किसान थे जो खुद ही याद रखें, खुद अपने ही भूमि पर खेती करते थे, उन्हें खुदकास्ट कहते थे। ऐसे किसानों के पास खुद के हल, कृषि उपकरण, बैल होते थे, एक निश्चित दूरी पर लगान देते थे। और पाईकास्ट वह किसान थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करते थे। उनके पास सामान्यतः अपनी सिंचाई योग्य जमीन नहीं थी, वह मजबूरी, अकाल, भुखमरी से पाईकास्ट बनते थे। तो ये थे हमारे खुदकास्ट व पाईकास्ट किसान, जो 17वीं सदी के स्रोतों में जानकारी मिली है। एक और है जिसमें लिखा है, ये 6 एकड़ ज़मीन वाले किसान समृद्ध व 10 एकड़ ज़मीन वाले किसान आसामी व अमीर के नाम से जाने जाते थे। मौसम के दो मुख्य चक्र में खेती की जाती थी, एक खरीफ जो पतझड़ में थी और दूसरी रबी जो वसंत में थी। ये मौसम के दो चक्र थे, ये याद रखिएगा। फिर है आगरा में 39 किस्म की फसलें थी। आगरा में 39 किस्म की फसलें थी। दिल्ली में 43 की फसलें थी, ना कि बंगाल में 50 किस्म की ही चावल की खेती की जाती थी। कृषि मुख्यतः पशुबल पर आधारित थी। मानसून की कृषि की रीढ़ माना जाता था। मानसून को कृषि की रीढ़ आज भी माना जाता है, तब भी माना जाता था। सिंचाई के कृत्रिम साधन भी थे जिन्हें राज्य की मदद से बनाया गया था। उत्तर भारत में कई नहरें, तालाब बनाए गए व पुरानी नहरों की मरम्मत भी कराई थी। ये इम्पोर्टेंट MCQ बन सकता है आपके पेपर में। पंजाब में शाह नहर का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये याद रखिएगा आप। हल्की लकड़ी व नुकीली लोहे की फॉल वाले हलों का प्रयोग मिट्टी की नमी से बचाता था।
बिजाई बैलों से चलने वाले बरमे से बीज बोने की प्रक्रिया की जाती थी और बीज हाथों से भी बोए जाते थे। जिन इलाकों में 40 इंच से ज़्यादा वर्षा होती थी वह कमोबेश चावल की खेती की जाती थी। ये एक चावल की किस्म है कमोबेश जिसके लिए अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। कम बारिश वाले क्षेत्रों में गेहूँ, ज्वार व बाजरे की खेती की जाती थी। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे MCQ बनते। फिर है लहर से सिंचाई लाहौर व दीपालपुर में की जाती थी व बाल्टियों से सिंचाई का प्रचलन आगरा, चाकवर व बयाना में था। गन्ना, कपास जैसी फसलें जिनसे कामिल जो है वो सर्वोत्तम फसलें मानी जाती है। कपास और गन्ना सर्वोत्तम फसलें हैं। भूमि से को पोलास, पश्ती, चाचर व बंजर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से काफ़ी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक ये जिनसे कामिल क्या था और जिनसे कामिल कौन सी फसलें हैं ये पूछा जाता है। दूसरा है खुद कास्ट और पाई कास्ट किसान। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और किसानों को किन दो नामों से जाना जाता था, रैयत और मुजरियात। यहाँ तक कितना ही इम्पोर्टेंट था। और एक ये इम्पोर्टेंट है 16वीं व 17वीं सदी के ग्रामीण समाज की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। अगला टॉपिक है हमारा क्या कृषि उत्पादन महज गुजर की खेती थी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फसलें दो प्रकार की जाती थी, अनाज फसलें व व्यापारिक फसलें। अनाज फसलें वो थी जो दैनिक आहार की पूर्ति करती थी और व्यापारिक फसलें जो बेचने के लिए उगाई जाती थी। खेतों का मुख्य उद्देश्य जनसामान्य का पेट भरना था। दैनिक आहार की खेती का विरोध बल दिया जाता था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि खेती केवल गुजारे के लिए ही की जाती थी। कुछ नकदी फसलें जैसे गन्ना, कपास, असीम, नील, तिलहन का उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता था। ऐसी फसलें जिनसे कामिल थी। जिनसे कामिल मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, सर्वोत्तम फसलें थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सर्वोत्तम फसलें थी। मुख्य प्रशासन आइन के अनुसार नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देता था। जो राज्य था वो ऐसी फसलों को बढ़ावा देता था क्योंकि उसको राज्य से अधिक कर मिलता था। ऐसी फसलों को उगाने के लिए ये राज्य को अधिक कर मिलता था। मध्य भारत व दक्षिणी पठार में ज़मीन के बड़े भूभाग पर कपास की खेती की जाती थी। 17वीं शताब्दी में अनेक नई फसलों का बाहर से आगमन हुआ था। 17वीं सदी में अनेक नई फसलें आई थी जो नई थी, जैसे कि आलू, टमाटर, ये सब नई फसलें थी जो 17वीं सदी में बाहर से आई हुई थी। ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखिए आलू, मटर, मिर्च, अनानास, पपीता, ये जो थी वो नई फसलें थी। कई बार ये भी आ जाता है आपके पेपर में, तो आप इसे याद रखिएगा। फिर हमारा यूरोप में तथा मक्का, अफ्रीका, स्पेन में भारत आया था। इस प्रकार मध्यकालीन खेती को केवल गुजारे की खेती कहना उचित प्रतीत नहीं होता। एक औसत किसान दैनिक आहार से जुड़े खाद्यान्नों की खेती के साथ व्यापारिक फसलें भी उगाता था। फिर अगला टॉपिक है हमारा मुगलकालीन कृषि आधारित समाज में महिलाओं की भूमिका। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। इसमें से एक तो ये महिलाओं की भूमिका ज़रूर आती है। तो चलिए पढ़ते हैं। महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करती थी। पुरुष खेत जोतते थे, हल काटते थे, जबकि महिलाएं बुआई, निराई, कटाई व पकी फसलें
महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। पुरुष खेत जोतते थे, हल चलाते थे। महिलाओं में बुआई, निराई, कटाई, पकी फसलों से दाना निकालने का काम करती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने, मिट्टी को साफ करने, कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम भी महिलाएं ही करती थी। क्योंकि समाज श्रम पर आधारित था, महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। भूमिहार वृद्धजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक था। भूमिहार संपत्ति में भी महिलाओं को बहुत पुश्तैनी हक था। कुपोषण, बार-बार मां बनने के कारण महिलाओं की मृत्यु दर ज़्यादा पाई गई थी। मासिक धर्म के समय महिलाओं को हल चाक छूने की मनाही थी। और बंगाल में तो ये भी था कि पान के खेतों में भी नहीं जाया करती थी। तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह की आज्ञा प्राप्त थी। किसान, दस्तकारी व महिलाएं बाजार भी लगाती थी। फिर है भूमि का वर्गीकरण। ये बॉक्स वाले टॉपिक है, तो चलिए पढ़ते हैं। शेरशाह व अकबर ने उत्पादकता व बारंबारता के आधार पर निम्न प्रकार से भूमि का वर्गीकरण किया है। 1. पोलास पुष्पवती चाचर भूमि और बंजर भूमि। पोलास भूमि। पोलास उस कृषि भूमि को कहा जाता है जिस पर प्रतिवर्ष 2 फसलें नियमित रूप से उगाई जाती थी। पोलास उस भूमि को कहा जाता है जिसमें 2 फसलें एक ही भूमि पर उगाई जाती थी। इसमें 2 फसलों के बाद 1 वर्ष के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था। इसमें 2 फसलें उगाने के बाद 1 वर्ष के लिए उसे खाली छोड़ा जाता था। चाचर वह भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों तक खाली रखा जाता था। बंजर भूमि, इसमें 5 या अधिक वर्षों तक खेती नहीं होती थी। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। आपके लिए जल्दी पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।